नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं यूपी विशेष। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अधिवक्ता समागम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही है। केपी कॉलेज ग्राउंड में हुए अधिवक्ता समागम में उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हम सबकी प्राथमिकता है। माफिया व अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को वाजिब बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया व अपराधियों की संपत्ति जब्त, वहां पर गरीबों के लिए घर बना देने चाहिए। सीएम ने साथ ही कहा कि वकीलों, पत्रकारों के लिए वहां पर घर बनाए जाएंगे। जहां माफिया रहते थे वहां गरीब और समाज के प्रबुद्ध लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। माफियाओं ने कब्जा किए थे, खाली करवा यहाँ के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाएंगे। कितना अच्छा रहेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। पहले कभी माफिया रहता था, आज गरीब रहता है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से ही कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाएंगे, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट कर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है अलग अलग प्लॉट में लेकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक बलंग व्यक्ति जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोगाणु बनाना चाहता है। जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको, समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और उस जुड़ाव में हम सबको इस बात को तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने मिलकर के एक अच्छी पहल का आगे बढ़ाया है, यहां के जिला प्रशासन ने अच्छी पहल का आगे बढ़ाया है। कुछ ऐसे मॉडल खड़ा करेंगे आवासीय उसकी, इन अधिवक्ता बंधुओं को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। एक कार्यक्रम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे चलने की स्कीम निकालिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे उनसे मुनाफा उनसे मत मांगिए, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही दे दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम अधिवक्ता की जमीन पर तो अब कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा कि आवास साहब इनको बना के दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी गुरुवार को बरेली के दौरे पर रहेंगे। सीएम के आवागमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए इंडिया न्यूज से बात की। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ बरेली के नेता रोड स्थित एलडीओ मैदान पर, जहाँ पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तमाम भाजपा के पदाधिकारी इस आयोजन की समीक्षा करने के लिए और इसकी व्यवस्थाओं का जायजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बात करता हूँ, रजनीकांत माहेश्वरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। गरीब और किसान का सम्मान जीवित रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपको ध्यान होगा संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर सीए के तहत तमाम झूठ का फलंदा फैलाने का काम किया, जिसमें ऐसी तमाम गतिविधियां शामिल हो गई जो देशद्रोही थी। आज ठीक वही स्थिति है। तमाम ऐसे लोग जो समाज की विघटनकारी ताकतें हैं वे इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और किसान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चित्र साफ है। इसका मतलब आपका कहना है जो इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है वो विपक्ष का षड्यंत्र है? पूरी तरह विपक्ष का षड्यंत्र है और विपक्ष इसमें सफल नहीं होगा। तो ये थे रजनीकांत माहेश्वरी जी का कहना है कि जो किसान का आंदोलन चल रहा है इस समय वो विपक्ष का षड्यंत्र है और विपक्ष झूठ का प्रचार कर रहा है, जिसको दूर करने के लिए इस किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप देखते मेरे पीछे ये जो मंच है ये पूरी तरह से सजाया जा रहा है, पूरी लेबर यहाँ पर लगी हुई है और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लिहाजा यहाँ से एक बड़ा संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान आज भी साथ खड़ा हुआ है। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता।
खबर अयोध्या से, जहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है। मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से होगी और माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। देश के अधिकतर ग्रामों और शहरों में चलने वाले इस अभियान में राम भक्तों द्वारा मंदिर निर्माण हेतु स्वैच्छिक रूप से दिया गया आर्थिक सहयोग स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन उपलब्ध रहेंगे। करोड़ों घरों में भगवान के दिव्य मंदिर की तस्वीर भी पहुंचाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विचार किया कि कुछ कूपन छापे जाए और उतनी ही संख्या में छापे जाए जितनी संख्या में हम घरों में जाना चाहते हैं। तो हमने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया इतना अंक लिखकर कूपन छापे हैं। एक बात थी कि घर घर में राम जन्मभूमि का मंदिर का चित्र कैसे पहुंचे, तो हमने इस कूपन पर ही चित्र छाप दिया है और अच्छा पोस्टकार्ड साइज का फोटो घरों में रखा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 विधायकों की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के हौसले बुलंद हैं। एआईएमआईएम ने अपनी निगाहें 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गड़ा दी हैं। सियासी जमीन और गठबंधन की तलाश में असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर के बाद उन्होंने पीस पार्टी के नेता अब्दुल मन्नान से भी मुलाकात की। अब्दुल मन्नान ने पीस पार्टी छोड़कर ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की है। तो वही राजधानी लखनऊ में दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे, तो और लोगों को भी हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। ये शिवपाल जी के साथ भी कोई बातचीत हुई है क्या? हाँ, मैं शिवपाल साहब से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मीटिंग की है और मैं इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जनाब शिवपाल साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूँगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि वो 22 दिसंबर मंगलवार को लखनऊ में मौजूद रहेंगे और शिक्षा के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी मंत्री से बहस के लिए तैयार हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यह ऐलान जब से हुआ है तब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। आपने दावा किया है कि वो दिल्ली के विकास मॉडल की तरह यूपी का विकास करेगी, वहीं बीजेपी ने दिल्ली के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे यूपी के मंत्रियों की चुनौती को स्वीकार करते हैं और स्कूली मॉडल पर बहस करने के लिए 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 2022 का चुनाव यूपी में भी लड़ेंगे, तब यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने हमें दिल्ली के स्कूलों के मॉडल और यूपी के स्कूलों के मॉडल पर बहस करने की चुनौती दी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं 22 दिसंबर को लखनऊ आऊंगा, मुझे बताएं कौन बहस करेगा। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। सिसोदिया ने बीजेपी को बहस की चुनौती दी। इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल भी यूपी सरकार पर हमलावर दिखे। ट्वीट कर अपनी सरकार की जहां पीठ थपथपाई, तो वहीं यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल भी 22 दिसंबर को बीजेपी को सिसोदिया द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करने की बात कही। इधर बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने। उन्होंने कहा कि सदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने आए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वो भी यूपी में चुनाव लड़ेंगे। इनको चाहिए कि ये सभी एक साथ आ जाएं। हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब ये बात साफ हो गया है कि देश तोड़ने वाले, दंगा कराने वाले और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक मंच पर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहाँ पर, इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीएए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां आमने सामने समीकरण साधने में जुट गई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए राहें इतनी आसान नहीं है। दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। पंजाब को छोड़ दें तो पार्टी को कई राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए यूपी के सियासी रण में उतरना इतना आसान नहीं होगा। योगी की गढ़ में आपकी ललकार भले ही सियासी समीकरण को दिलचस्प बना दिया हो, लेकिन यूपी में बीजेपी की मजबूत सत्ता को चुनौती देना किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए इस वक्त टेढ़ी खीर से कम नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांग्रेस पाकिस्तान पर विजय दिवस की गाथा को पूरे देश में सुनाएगी। इंदिरा गांधी के किए गए काम को देश भर में लोगों को बताएगी। कांग्रेस ये अभियान 1 जनवरी से पूरे देश में शुरू करने जा रही है। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से इसी सिलसिले में खास बातचीत की। 16 दिसंबर 1971 ये वह दिन था जिस दिन पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। और जाहिर है कि यही दिन आज के दिन में याद किया जा रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे जो पूरा वॉल है आज 1971 की उन यादों के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जब भारत आज भी उस दिन को याद करता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और आज पूरे दिन को आप बना भी रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ इतना विस्तृत और लार्ज रूप से, इसमें क्या संदेश छिपा है और क्या संदेश देगी आज कांग्रेस? भारत देश महान देश। तो इस अभियान को लेकर हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा से खास बातचीत की। 1971 ऐसा दिन जिस दिन न सिर्फ इतिहास बदला था बल्कि पूरे देश का, पूरे विश्व का भूगोल भी बदल गया था। और आज वही दिन कांग्रेस मना रही है। हमारे साथ इसमें कांग्रेस विधानमंडल नेता आराधना जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। देखा जाए तो इस पूरे दिन को आज भी याद किया जाता है और जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से इसे मनाया भी जाता है। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से मना रही है उस तरह से मौजूदा सरकार इसे नहीं मना रही है। क्या इस तरह के जो विजय कार्यक्रम है या कहा जाए इस तरह के जो विजय दिवस है, क्या उसको सिर्फ एक पार्टी तक ही सीमित माना जाएगा? देखिए, मैं मानती हूँ कि ये विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है। मैं पार्टी की बात नहीं करती,
किसी भी राजनीतिक दल की, पर वाकई जो पराक्रम और हमारा सैन्य शौर्य है उसकी गाथा हर देश के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। पर अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल उन बातों से अपने आप को, उन पर्व को मनाती जिससे उसका राजनीतिक लाभ हो। ये एक ऐसा दिन है जिसने इस देश को, भारत देश को एक नई पहचान दी थी दुनिया में, एक नया परिचय दिया था। और ये कुशल नेतृत्व था आदरणीय इंदिरा गांधी जी का, और इस देश के सैनिकों का पराक्रम था, उनका बलिदान था, जिसको आज हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ये एक महापर्व की तरह पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय प्रियंका जी ने ये निश्चय किया है कि क्योंकि ये 49वां विजय दिवस है, पूरे वर्ष हम इसके कार्यक्रम अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर इसको आयोजित करेंगे और विजय दिवस को पूरे वर्ष तक इस देश के जन जन को ये याद दिलाएंगे कि हमारे देश के सैनिकों ने कितना बलिदान किया, तब जाकर इस देश को नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री दुनिया में होते हैं जो दुनिया का इतिहास बदलते हैं। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस दुनिया का भूगोल बदल दिया था बांग्लादेश का निर्माण करके। तो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़े शौर्य की बात भी है। विपक्ष इसको माने ना माने, पर ये सच है और सच कभी बदल नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि सच जो है वो कभी बदल नहीं सकता, और यही वजह है कि आज के दिन भी कांग्रेस इसे बड़े ही विस्तृत तरीके से मना रही है। हालांकि पूरे वर्ष इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। जाहिर है कि कहीं न कहीं राष्ट्रवाद का जवाब अब कांग्रेस भी राष्ट्रवाद से देगी। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बसपा के कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक के निष्कासन के बाद पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिया गया। जिला कार्यकारिणी की यूनिट समेत सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दिया है। बहुजन समाज पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया है। किसान आंदोलन का समर्थन करने पर निष्कासन हुआ, ऐसा रमेश गौतम का कहना है। घनश्याम चंद्र खरवार बसपा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। हुनर हाट के लिए रामपुर में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। हुनर हाट में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल रामपुर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही राम रहीम पुल का रंग रोगन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा नुमाइश स्थल पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। 18 दिसंबर से रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हुनर हाट के लिए प्रशासन ने अपने स्तर से कवायद भी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हुनर हाट के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलक पेश करने का भी कार्यक्रम तय करना शुरू कर दिया है। 18 और 19 दिसंबर को हुनर हाट के मंच से राम राज्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकार गोस्वामी सुशील महाराज के निर्देशन में रामायण का मंचन होगा। इसके अलावा हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, अहसान कुरैशी समेत अन्य कलाकार भी मंच पर नजर आएंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हुनर हाट रामपुर में लगने जा रहा है। बाकायदा रामपुर में उनकी तैयारियां चल रही हैं और सड़क से लेकर ओवरब्रिज की जगह पर रामपुर के तमाम सारे हुनरमंद लोग अपने अपने हुनरों को दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये एशिया की सुप्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं, जिसका मेन गेट ये स्कूल की एक शिक्षिका बना रही हैं। इन्हीं से सबसे पहले हम समझते हैं कि कितना दिन इनको लग गया इसे तैयार करने में, क्योंकि अभी भी तैयारी नहीं हो पाई है। मैडम जरा थोड़ा सा हमारे पास आकर के इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आपको कितना दिन इसमें लग गया और अभी कितना दिन और लगने वाला है, आप मुझे बताइए। सर इसको ना 1 वीक हो गया बनाते हुए और कल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ जानते हैं इसको रजा लाइब्रेरी के बारे में आप? जी मैं इसमें कई बार गई हूँ, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है, बहुत मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है। इसकी जो बनावट भी है वो भी इतनी यूनिक है कि लोग बाहर से इसको देखने आते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने देखी, इसकी मीनार में नीचे मस्जिद है, फिर गुरुद्वारा है और फिर चर्च है, चारों चीज़ें दर्शाई गई। ये चारों धर्म को दिखाती हुई 4 मीनारें हैं, जिनमें सबसे नीचे मस्जिद, उसके ऊपर चर्च, उसके ऊपर मंदिर, गुरुद्वारा, चारों चीज़ें हमने इसी उससे उकेरी हैं और सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को देखते हुए उस टाइम पे बनाई गई थी। एक ये शिक्षिका हैं और यहाँ पर ये पेंट कर रही हैं। जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को आकर के बताइए, कल भी हमने आपको देखा यहाँ पर
और बाकायदा पेंटिंग आप कर रही थी, कब तक चलेगा ये आपका पेंटिंग का? ये मोस्टली तो पेंटिंग्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो बस लास्ट वाली है, अब ये हमारी पेंटिंग चल रही है और ये कल दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा मैं मानती हूँ। हिंदुस्तान के 27 राज्यों से हुनरमंद लोग जब रामपुर आएंगे तो रामपुर की सड़कों को देखेंगे, रामपुर के ओवरब्रिज की जो खाली जगह हुआ करती थी उसे देखेंगे और देखकर नमस्ते रामपुर जरूर बोलेंगे, क्योंकि रामपुर के तमाम सारे हुनरमंद अपने घर को नहीं अपने शहर को सजा रहे हैं और शहर उनका दिल है और इस दिल का आगे रिजल्ट क्या निकल कर आता है इसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि तमाम सारे लोगों को काम चाहिए और काम के ही लिए तमाम सारे हुनरमंद लोगों को लेकर अब ये अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हुनर हाट रामपुर में लगाई है और सभी को ये उम्मीदें हैं कि यहाँ पर तमाम सारे जो हुनरमंद लोग आएंगे और अपने अपने हुनर से लोगों को जो कला दिखाएंगे वो कला कितना जमीनी तौर पर कारगर साबित होगी, क्योंकि कलाएं तो आदि काल के लोगों के ज़माने से चली आई रही हैं। रामपुर के लोग चाकू बनाने से लेकर पतंग बनाने, वायलिन बनाने और तमाम सारी चीज़ें बनाते ही रहते हैं, लेकिन उनको काम कब मिलेगा, काम से कब जुड़ेंगे? तमाम सारे वो शिक्षक हैं जो इस वक्त पेंटिंग कर रहे हैं, इनको तो अपनी नौकरी मिल गई है, लेकिन बाकी के लोगों को तनख्वाह कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, नौकरी से कब जुड़ेंगे? ये सब चीज़ें लोगों के दिलों में हैं। लोगों के दिलों पर राज करने वाले ज़मीनी तौर पर कितना राज कर पाएंगे ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि तमाम सारे लोगों को यही उम्मीद है कि रामपुर में जो हुनर हाट लगेगा उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 3 करोड़ रुपए रामपुर के हुनर हाट में खर्च होने हैं। तमाम सारी चीज़ों को लेकर प्रशासन शासन लगा हुआ है, लेकिन हकीकत में उन लोगों को क्या मिलने वाला है जिनके 3 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आप ही का है। रामपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। तो यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।